और अब समय हो गया है बड़ी बहस का और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा। बड़ी बहस में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जो आम आदमी से सरोकार रखता है। हम बात करते हैं उस मुद्दे की जो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है और हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों की जो प्रदेश के हितों से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो इस बार बड़ी बहस में हम बात करेंगे प्रदूषण की, जिनका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी को भुगतना पड़ता है, लेकिन जो आरोप जिस पर लगते हैं, जो लोगों के निशाने पर आता है, वो किसान है। तो हम बात यही करेंगे इस बार बड़ी बहस में, चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रदूषण फैलता है और क्या केवल उसका एकमात्र कारण किसान और उसकी पराली है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा। इस जानलेवा वायरस ने भारत में 1 लाख से लोगों की जान ले ली है, 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है। कोरोना की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कहर अभी भी जारी है। और एक नई स्टडी पर गौर करें तो सर्दियों में कोरोना और विकराल रूप ले सकता है, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह प्रदूषण भी है। अमेरिका में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि प्रदूषण में रहने पर कोविड-19 वायरस और अधिक जानलेवा होगा। लिहाजा इस नई रिसर्च से परेशानी बढ़ना लाजमी है। तो वहीं प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है। कंस्ट्रक्शन साइटों पर सरकार की नज़र है, तो वहीं पराली प्रबंधन को लेकर भी राज्यों को खास निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक करके फसल अवशेष प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। अच्छा काम करने वाली पंचायतों को इनामी राशि भी दी जाएगी। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि प्रदूषण के लिए पराली नहीं, बड़े बड़े उद्योग जिम्मेदार हैं। अभय चौटाला ने पराली के नाम पर किसानों को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। आखिर प्रदूषण से निपटने के क्या इंतजाम है, सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन एक कारण पराली जलाने को भी माना जाता है। खासकर कोरोना के समय अगर धुआं वातावरण में फैलता है तो ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये डॉक्टर्स का मानना है। ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसान पराली ना जलाएं, बल्कि उसका बेहतर प्रबंधन करें। इसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम भी चलाए हैं। साथ ही उन पंचायतों के लिए इनाम की भी घोषणा की है जो रेड जोन में होते हुए बेहतर पराली का प्रबंधन करेंगे। यानी रेड जोन के जो पंचायत पराली नहीं जलाएंगे और प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम 10 लाख, दूसरा 5 लाख और तीसरा 3 लाख का होगा। इस बाबत मुख्य सचिव बैठक कर चुके हैं और पराली के जीरो बर्निंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना भी बना चुके हैं। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी किसान रात के समय चोरी छिपे पराली में आग लगा रहे हैं। करनाल में कृषि विभाग ने ऐसे 98 लोकेशन ट्रेस किया है जहां पराली चोरी छिपे जलाई गई है। कृषि अधिकारी का कहना है कि ऐसे किसानों पर कार्रवाई होगी जो जानबूझकर पराली में आग लगा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो एक्टिव फायर लोकेशंस हमारे प्राप्त हुए हैं, 98 प्राप्त हुए हैं कि 98 जगह पर आग फार्मों में लगाई गई है। उनमें से 78 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये भी तफ्तीश करवा ली गई है कि ये किन किन फार्मर्स की ज़मीन है। तो इस कंडीशन में मैं किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि वो इस तरह के कार्य ना करें। अब ज़िले के अंदर 251 कस्टमर हायरिंग सेंटर्स बने हुए हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में मशीन है और तकरीबन 25 इस साल हमारे पास बेलर भी आए हैं जो हमने किसानों को सब्सिडी पे दिए हैं। यानी कि मशीनों का कोई कमी नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर जो कोई किसान भाई जानबूझ करके या सिर्फ उसको आग के हवाले का प्रदूषण फैला करके दूसरे लोगों को इससे नुकसान पहुंचता है या दूसरे किसान भी इससे प्रभावित होते हैं, ऐसा कार्य के निश्चित तौर पर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करनाल ही नहीं, फतेहाबाद के टोहाना में भी 4 गाँव के 8 खेतों को कृषि विभाग ने ट्रेस कर कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दे दी है। कृषि विभाग के मुताबिक हरसेक सैटेलाइट से गाँव डांगड़ा, गाँव बिढ़ाई खेड़ा, जमालपुर, पीरथला सहित 8 जगहों की लोकेशन पुलिस को दी गई है। जाँच के बाद सब पर कार्रवाई होगी। में जो हरसक द्वारा डेली एकल भेजी जा रही है और वो हमारी जो ग्राम स्तरीय टीम है वो मौके पर जाके इसका मुआयना करती है कि इसमें आगजनी है या नहीं है। तो लगभग अब तक 8 जगहों पर आगजनी पाई गई थी और वो 8 हमने जो ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा हस्ताक्षर करके इसकी सूचना हमने थाने में दी है।
तो कौन कौन सी जगह शामिल है सर इसमें? ये इसमें कुछ टोहाना प्रॉपर टोहाना के हैं, मिठाई खेड़ा है, नलौदा है, जमालपुर है, इस तरह के 8 केस आए थे सर। और यंत्र भी काफ़ी हैं और किसानों को यही सलाह दी जाती है कि भाई वो कम से कम पराली में आग लगाएं, जितने यंत्र हैं पराली से गांठ बनवाएं या खेत में पराली को मिलाएं। तो ये हम किसानों को सलाह दे रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं। बात पलवल जिले की करें तो यहाँ भी पराली जलाने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है। किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि फसल अवशेष प्रबंधन के उद्देश्य से 16 पंचायतों के 52 गाँव में कस्टमर हायरिंग सेंटर को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा 221 निजी कृषकों को भी फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं, जो अन्य किसानों को किराए के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके बावजूद भी जो किसान पराली जलाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सख्त आदेश दिए हुए हैं कि पराली जलाने संबंधी कार्य जो कर रहे हैं किसान उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। इसके साथ तहत हमने पिछले 3 सीजनों में खरीफ 17, 18 और 19 में लगभग 300-325 किसानों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है, जिसमें से करीब हम 120 किसानों के विरुद्ध FIR दर्ज भी कराई है और बाकी किसानों से चालान भी लिया है। कस्टम हायरिंग सेंटर भी हमने इंडिविजुअलों को दे रखे हैं, जो कि 18-19 में हमने 31 दिए थे और 19-20 में 21 अलग से सोसाइटी बनाई थी। तो कुल मिलाकर प्राइवेट्स को हमने 52 कस्टमर हायरिंग सेंटर दे दिए हैं और इस वर्ष भी करीब हम 20 से 25 जिन्होंने अप्लाई कराया उन सबको कस्टम हायरिंग सेंटर, और जिन्होंने भी फसल अवशेष प्रबंधन के जो यंत्र हैं अप्लाई किया उन सभी को फसल अवशेष प्रबंधन सब्सिडी पर दे रहे हैं। सरकार पराली न जलाने को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि पराली से ज्यादा प्रदूषण उद्योगों से होता है। पॉल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से होता है। अब बड़ी हैरानी की बात है, पंजाब में कोई किसान पराली जलाता है, उस पराली का धुआं पंजाब वाले का 300 किलोमीटर चल के दिल्ली में आकर के चैम्बर क्यों बनता है? क्या पराली के धुएं की वजह से चैम्बर बनते हैं? जो सारा साल रहता है पॉल्यूशन जो है, क्या सारा साल किसान पराली जलाता है? पराली की आड़ के अंदर किसान को परेशान करने की बात है। अगर पराली नहीं निकाली, हम कहते हैं मत जलाओ, हम भी कहते हैं ना जलाओ, लेकिन उसको कम से कम सरकार अपनी तरफ से वो इक्विपमेंट्स दे जिसकी वजह से वो पराली उसमें से बाहर आ जाए, उसकी सब्सिडी करे। उसकी सब्सिडी करने की बजाय इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए जिनसे पराली निकल नहीं सकती बाहर। और वो भी उस वक्त का जो कृषि मंत्री था धनखड़, जब ये सारे इक्विपमेंट्स दिए गए थे, बाजार में लेने की बजाय अगर हम अपना बनवाते थे तो वो सस्ता पड़ता था। हमें 50% सब्सिडी के बाद भी बाहर से बनवाएं तो भी सस्ता था। तो इन्होंने तो उसमें भी डाके मारे थे। कुल मिलाकर पराली के कारण बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन ये प्रयास तब सफल होगा जब किसान जागरूक होंगे और पराली को न जलाकर उसका बेहतर प्रबंधन कर प्रदूषण कंट्रोल करने में सरकार का सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इंडिया न्यूज हरियाणा का यही सवाल है कि क्या बढ़ते प्रदूषण से फिर बेलगाम हो जाएगा कोरोना? क्योंकि कोरोना के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो रिसर्च है और जो चेतावनी जारी की गई है कि अगर प्रदूषण बढ़ा तो कोरोना बेलगाम हो सकता है। प्रदूषण के लिए उद्योग जिम्मेदार हैं या पराली? क्योंकि पराली को लेकर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या केवल पराली को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? और फिर प्रदूषण की आड़ में किसानों को परेशान क्यों किया जा रहा है? इन सवालों पर इस बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस दौरान मौजूद रहेगा। बीजेपी की तरफ से रमणीक मान हमारे साथ रहेंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे, इनेलो की तरफ से हमारे साथ ओंकार सिंह जी रहेंगे और पर्यावरणविद के तौर पर डॉक्टर संजय मेहता जी हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी बहस में। संजय जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, क्योंकि पर्यावरण का मामला है और जो चेतावनी जारी हुई है कि अगर प्रदूषण बढ़ा तो कोरोना भी बढ़ेगा, और प्रदूषण तब बढ़ेगा जब पराली लगातार जलाने की खबरें जिस तरह से आ रही हैं कि पराली और हरियाणा पंजाब में जलनी शुरू हो गई हैं, किसान उसको जला रहे हैं।
तो इसका एक बड़ा कारण यह है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या पराली ही केवल एक बड़ा कारण है प्रदूषण बढ़ने का? जी नहीं, पराली के अलावा जो शहरी जो प्रदूषण के जो कारण हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं जी। जैसे अभी ये पतझड़ का मौसम आने वाला है और इसमें सॉरी इको आ रही है जरा बात में। आपकी आवाज सही आ रही है, बताइए। ओके ओके। तो अभी पतझड़ का मौसम आने वाला है तो इतने सारे पेड़ों के पत्ते गिरेंगे और वो सब भी जो है वो कोई प्रबंधन शहरों में नहीं है उसको उसके खाद बनाने का, तो वो अल्टीमेटली वो भी जला दिया जाता है जी। तो इस तरह से शहर में कूड़ा भी जलाया जा रहा है, तो उसका प्रदूषण भी इसमें जुड़ता है। कंस्ट्रक्शन हो रही है इतनी, वो उसमें जो कंस्ट्रक्शन को रोकथाम होती है कि उसके ऊपर पानी छिड़कना होता है, वो सब नहीं होता, कोई कवर नहीं किए जाते जी। रेता और ये बजरी खुलेआम रखी जाए, सड़कों के किनारे रखी जाती है जी। तो ये सारी जो है, और इंडस्ट्री के अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो भी बहुत प्रोड्यूस करता है पोल्यूशन। जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारे कारण हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन संजय जी, अगर मैं ये जानने की कोशिश करूँ या हम जानना चाहें कि इंडिया न्यूज हरियाणा के जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहें कि बड़ा कारण, जितने कारण आपने बताए, इसमें सबसे बड़ा कारण कौन सा है जिसकी वजह से ज्यादा प्रदूषण फैलता है? देखिए ऐसा है कि जगह जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कारण होते हैं प्रदूषण के, और इन सब छोटे छोटे कारणों के ऊपर जब प्रणाली जलती है तो यूं समझ लो कि फेफड़े में तो सांस लेने के लिए वैसे ही मुसीबत हो रही थी, ऊपर से आपने एक और मुसीबत मढ़ दी जी। फिर ऊपर से दिवाली आई या त्योहार आए, उसमें जो जला दिया गया वो जो बची कुची जान बची होती है वो भी ले जाती है जी। जी बिल्कुल संजय जी, हमारे साथ इनेलो नेता ओंकार सिंह भी जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, आज तो आपके नेताजी का भी बयान आ गया कि केवल पराली को ही जिम्मेदार ना करें, जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी एक बड़ा जिम्मेदार हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? जब तक हम बायोडिग्रेड को प्रबंधन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, और प्रबंधन की जिम्मेवारी सरकार की है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति एक छोटा सा नगण्य होता है, जब तक सरकार इसके बारे में कोशिश नहीं करेगी, जो बायोडिग्रेड्स हैं इनके प्रबंधन की, जो कृषि एग्रीकल्चर डिग्रेड्स हैं इनके प्रबंधन की, इनके अगर हम प्रबंधन सही तरीके से कर पाएंगे तो इनके प्रबंधन से, मैं आपको भी पता है, मेरे को पता है, इनसे इनके प्रबंधन से खाद भी पैदा हो सकती है, बिजली भी पैदा हो सकती है, बायोगैस प्लांट भी लग सकते हैं, और इनके प्रबंधन से कागज और गत्ता जो फैक्ट्री है उनका ये इनपुट है, ये इनपुट लेके ही कागज और गत्ता तैयार हो सकता है। तो सरकार की ये प्राथमिक जिम्मेवारी है। सरकार का काम एक व्यापारी की तरह नहीं है, सरकार का काम है कि आप जनता की सेवा करिए, इनकी नैतिक जिम्मेवारी है। आप जनता को फैसिलिटीज दीजिए, सब्सिडी तो दे ही रही है थोड़ी बहुत, लेकिन वो सब्सिडी देकर जो 10 लाख वाला इक्विपमेंट है पहले 20 लाख का कर देते हैं और उसमें 50% सब्सिडी है। बात बिल्कुल ठीक है। अभी चौटाला जी ने भी कहा कि जितने का ये सब्सिडी के बाद इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो हम बायोडिग्रेड्स को प्रबंधन के लिए आता है या पराली की मैनेजमेंट के लिए आता है, उससे कम तो किसान तैयार कर लेते हैं। इससे तो बेटर है आप उसको नकद दे दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ये समझेगा कौन जी? तो इसलिए ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है कि आप किसान के ऊपर पर्चा दर्ज करने के बजाय इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर पर्चा कोई समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तो है आप इसको परमानेंट, आज 6 साल हो गए बीजेपी की सरकार है। इस साल भी मैंने देखा कि 1305 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट में प्रावधान किया पराली प्रबंधन के लिए। ये 1305 करोड़ अगर नेताओं की जेब में और इनके दलालों की जेब में ना जाए, ये वास्तव में किसानों के ऊपर खर्च हो जाए, तो पराली प्रबंधन का अच्छा प्रबंध हो सकता है। ठीक है, ये सरकार बिल्कुल अच्छा प्रबंधन हो सकता है। और जो बजट का प्रावधान सरकार करती है, अगर उसका सही से प्रयोग हो तो। बाल मुकुंद जी भी हमारे साथ हैं, वो बोलना भी चाहते हैं। बाल मुकुंद जी, क्या लगता है कि प्रबंधन 6 साल सरकार को हो गए किसानों के लिए और खासकर पराली के प्रदूषण से निजात के लिए कुछ प्रबंधन देखने को मिल रहा है हरियाणा में? लकवा मार गया यतेंद्र जी।
जैसे हमारे पर्यावरणविद ने बहुत अच्छी बात कही कि पराली कोई अकेला कारण नहीं है, और ये इस बात से लगभग सब सहमत हैं। हमारे इनेलो के प्रवक्ता ने भी विस्तृत बात बताई जी। मैं इसमें दो चीज जोड़ना चाहता हूँ जी। बायोडिग्रेड के बारे में आप छोटे शहरों को तो छोड़ दीजिए, आप पंचकुला में मैं रहता हूँ, पंचकुला में सबसे बड़ा पार्क है, मेन पार्क है सेक्टर 5 में। वहां भी जो बायोगैस के लिए एक साइड में जो जगह बनाई गई है, वहां खाद बनाने की बजाय उसको भी कूड़े को जलाया जाता है, जिनमें ये देख करके जब कम लोग होते हैं उसको जला दिया जाता है। पतझड़ के मौसम में जैसे हमारे इन्होंने बताया मौसम वैज्ञानिक ने, पतझड़ को में भी उसको भी जला दिया जाता है। अब मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, जिस तरीके से FIR की बात की, अभी पुलिस की बयान आपने सुनाया, 3-4 ऐसे विभाग हैं जो सीधे दखल है जिनका इसमें पर्यावरण में जी। पटवारी, कानूगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, DRO और DC, ये एक पूरी चेन है, क्योंकि पटवारी खेत से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल। और ये लोग मिलकर एक जनसंपर्क विभाग है जो अवेयरनेस के लिए काम करता है, चाहे बुनियादी दिलवाए, गोवा दिलवाए, लोगों को व्यक्तिगत जाके संपर्क करें। और फिर पर्यावरण विभाग है, और सबसे बड़ा इनके ऊपर NGT है। बड़ी खेद के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि NGT जो बड़े बड़े इस तरह के मसले हैं जो एक तरह से चर्चा का विषय हो जाए, अखबारों में आ जाए, तो NGT भी वहां पहुंच जाती है। आज किसानों को तंग करने के लिए जिस तरीके से बताया, 78 वेरीफाई कर लिए, 8 गांव टोहाना में वेरीफाई कर लिए। मैं ये कहता हूँ ये जो जो तंत्र मैंने आपको बताया है, ये बहुत बड़ा लाव लश्कर है गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल। पुलिस ने कार्रवाई की, उससे पहले तो पटवारी जाता वहां, कानों को जाते, लोगों को समझाते, नोटिस देते, नोटिस का वो जवाब देते, माफी मांगते, सोल्यूशन होता। केवल किसान को तंग करने के लिए पुलिसिया कार्रवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप लोग जो बात कर रहे हैं, मैं रमणीक जी हमारे साथ जुड़े, मैं आऊंगा बाल मुकुंद जी अब आपके पास। पहले जितने सवाल है, क्योंकि मैंने सबकी बात सुनी है, इसी वजह से मैंने सबसे लास्ट में ही बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, क्योंकि सबका जवाब मिल जाए। रमणीक जी, आपने सबकी बात आराम से सुन ली होगी, क्या परेशानी है। तो मेरा भी एक इसमें छोटा सा सवाल है जो इन लोगों ने बोला है, इन सबके भी सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए कि किसानों के खिलाफ तो FIR हो रही है, जबकि रिसर्च भी है कि केवल पराली से 25 से 30% प्रदूषण होता है, बाकी का बड़ा प्रदूषण दूसरी चीज़ों से होता है। उद्योग भी एक बड़ा रीजन है। तो क्या उद्योगपतियों के खिलाफ भी कुछ FIR हुई है आपकी सरकार में? जी यतेंद्र, धन्यवाद आपका, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए, आज आपके ही चैनल के ऊपर मैं शाम को देख रहा था, जिस प्रकार से आपने दिखाया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि कई तो हमने इंडस्ट्रीज को सील किया है और वो उनके ऊपर FIR दर्ज करने का काम किया है। जो नॉन कन्फॉर्मिंग यूनिट्स हैं उनको ना केवल दंडित किया गया है, फरीदाबाद के अंदर कई सारी नॉन कन्फॉर्मिंग यूनिट्स को शट डाउन भी किया गया है। ये तो केवल एक बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि जिस बात को लेके अभय सिंह जी और इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे प्रवक्ता साथी हैं वो बात कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने गौर से अगर समझिए आप विधानसभा में जाते हैं तो विधान के सभा के पटल के ऊपर जो बजट्स पास होते हैं या जो एलोकेशंस होती हैं उनके ऊपर गौर ना किया हो, तो कम से कम किसान होने के नाते और किसान हितैषी पार्टी अपने आप को तथाकथित कहने वाले लोगों को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि पिछले 2 सालों में 24,705 से अधिक CHC के माध्यम से उपकरण प्रोवाइड करने का, मुहैया कराने का काम हरियाणा सरकार ने किया पिछले 2 सालों में। और इस साल जो टारगेट था वो 820 के बनिस्बत 1500 हायरिंग सेंटर्स CHC के माध्यम से मशीनें देने का काम किया गया है और प्रावधान और प्रबंध हर प्रकार से दे रहे हैं। और उसके अंदर जैसा कि आपने खुद बताया कि जो रेड जोन के अंदर जो गांव है और उनके अंदर जब अचीव होता है, नॉन बर्निंग होती है, कन्फॉर्मिंग होती है, तो उसके अंदर इनाम देने का भी प्रावधान है। ये केवल बात दंड की करते हैं, ये बात केवल जुर्माने की करते हैं, ये उस बात को हाईलाइट नहीं करते जहां पे सरकार प्रोत्साहन देती है कि साहब अगर आप इसको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से करेंगे तो आपको इनाम भी दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अभी एक चीज ये बड़े जिसे कहते हैं कॉन्स्पिशियसली मिस करके, जानबूझ के ये छोड़ गए, जो महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर 1305 करोड़ का बजटरी एलोकेशन है। उस बजटरी एलोकेशन के अंदर 24,705 मशीनें पिछले 2 साल में दी गई और इस बार 1500 मशीनों का प्रावधान है। 453 करोड़ रुपया तो सीधे सीधे तौर पर एलोकेट किया गया। और एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने एक कहा था कि जी बायोडिग्रेडेबल जो है उनके अंदर गत्ता फैक्ट्री बना ले और कुछ बना ले, तो ऐसे यूनिट्स 15/11/2019 से लेके और 5 नवंबर 2019 के बीच में 64 ऐसे यूनिट्स को बनाया गया, उनका कमीशन किया गया। और उसके बाद 6 नवंबर से लेके
11 दिसंबर के बीच में लेकिन रमणीक जी, क्या आपने ये जानने की कोशिश की, आपने या अधिकारियों ने या सरकार की तरफ से किसी ने, कि जिन किसानों के खिलाफ FIR हुई है, क्या उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली थी? क्या उनको किसी योजना का फायदा मिला था कि वो पराली क्यों जला रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या जानने की कोशिश की, और क्या अगर जो उद्योग, जो इंडस्ट्री आप सील करने की बात कर रहे हो, वो कब से चल रही थी, और चल रही थी तो किसकी छत्र छाया में चल रही थी? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की? जी 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 बिल्कुल, आपने अच्छा पूछा। इसके अंदर कुछ मेरे ख्याल 23 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उसका ब्यौरा निरंतर अखबारों में आता रहा है। अब अगर विपक्ष के लोग अखबार ना पढ़े और अगर वो हरियाणा के संबंध में खबरों को फॉलो ना करें और टीवी चैनल पे बिना ज्ञान लिए आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछा, उसका उत्तर ये है मेरे भाई कि हरियाणा के अंदर निरंतर, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रावधान आए, जो केंद्र सरकार ने टारगेट दिए कि किस प्रकार से आपने प्रबंधन करना है पराली का, हरियाणा में इस बात का हर्ष है मुझे कि 95% अचीवमेंट है हमारी। जो हमारे को सेंटर से मिले टारगेट थे उसके अंदर 95% हमने अचीव किया है। अच्छा, अब इसके अलावा आपने पूछा कि क्या ऐसे किसानों की समस्याएं जानने का प्रयास किया, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 21 अगस्त तक करीबन 11,311 किसानों ने CHC के माध्यम से मशीनों को हायर करने के लिए अपना आवेदन दिया। हमारे पास जो उपलब्ध मशीनें थी वो 16,647 मशीनें थी, जिनके अगेंस्ट हमारे पास 11,311 आवेदन आए। और अभी मौके पे भी कई जगह ऐसी हैं जहां पे ग्राम पंचायतों के माध्यम से 80% सब्सिडी के साथ ये CHC से ठीक है ओंकार जी, आपने सवाल उठाए थे, उनका आंकड़ों के साथ जवाब दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि आंकड़े ठीक हैं? क्या केवल कागजों में आंकड़े? आप देखिए, ठीक है, मैं आऊंगा रमणीक जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। अब ओंकार जी की बात सुन लीजिए। आंकड़े वेरीफाइएबल है। जी, मैं सिर्फ इनसे एक ही आंकड़ा लेके इनकी सच्चाई जान लूंगा। मेरे आंकड़े का जवाब जरूर देंगे, मेरी बेनती है। ये कहते हैं कि पिछले साल में 100 यूनिट ऐसी लगाई जो कागज और गत्ता बनाने की है। तो मैं इनसे पूछता हूं, नहीं, पराली प्रबंधन की 100 नहीं 195, मेरी बात को पूरा करना। नहीं, ऐसे नहीं ओंकार जी, गलत बात। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। 100 नहीं 195 यूनिट है। तो पूरा कर लेने दीजिए। आपने बोला कि बायोडिग्रेडेबल को यूज करने के लिए 100 ऐसी इंडस्ट्री लगाई जिससे कागज 195 बनेगा। चलो 195 कुछ नहीं बनेगा, कुछ चलिए ठीक है, 195 पर ही बात कर लेते हैं। आप बताइए ओंकार जी, चाहे उससे गत्ता बने। ऐसी 195 यूनिटों को मंजूरी दी गई है। 195 मान गया। आप सिर्फ मेरी इतनी बात का जवाब दे दीजिए, आज हरियाणा में कागज की कितनी मिलें हैं, बस इतना जवाब दे दिया। आपके आंकड़े यहीं पे फेल हो जाएंगे। पेपर मिल में सुनो भैया, सुनो प्रबंधन का मतलब ये नहीं होता कि केवल पेपर मिल है और पराली से कागज बनेगा केवल। अरे गत्ता भी बन सकता है। अरे भाई, समस्या किस बात? आपको क्या इस बात का आपको आपकी पीड़ा क्या है ओंकार जी? एक मिनट, मेरा निवेदन है, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। मेरा काउंटर प्रश्न है साहब, मेरा काउंटर प्रश्न है, सुनने का मादा रखिए ओंकार भाई। आपको पीड़ा किस चीज की है कि पराली किसान नहीं चला रहा और जो सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्थाएं हैं उनका उपयोग करना चाहता है। और मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि 11,311 किसानों ने आवेदन दिया है ऐसी मशीनों को हायर करने के लिए, ऐसी मशीनों का उपयोग करने के लिए। आपको पीड़ा किस चीज की है कि किसान पराली जलाने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर जा रहा है, या जो हरियाणा सरकार है वो प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे यूनिट्स को मंजूरी दे रही है? 195 यूनिट्स। अगर कितनी पेपर मिले हैं, कितनी गत्ता फैक्ट्रियां हैं, कितनी यूनिट्स है, मैंने आपको बताया। पराली प्रबंधन के लिए 195 ऐसी यूनिट्स को स्वीकृति प्रदान करी है हरियाणा सरकार ने। और आपको अगर इस बात का स्वीकृति प्रदान की है रमणीक जी, या वो अस्तित्व में भी आ गई है? जवाब ले सकते हैं, वो काम करना शुरू कर दिया कि अभी केवल स्वीकृति मिली है? संजीव कौशल जी ने ऐसी जानकारी खुद दी है और आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में निरंतर उनका इंटरव्यू भी आया है और अखबारों में ये छवि भी रमणीक जी, मेरा सवाल ये है, जो आप 195 यूनिट्स की बात कर रहे हो, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है या अभी पेपरों में स्वीकृति मिली है केवल? ये प्रश्न किसने पूछा? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 195 यूनिट्स की जो आप बात कर रहे हो वो स्वीकृति मिली है केवल, या काम करना शुरू हो गया उनका? यतेंद्र, हाँ देखिए, बड़ा दिलचस्प है। इसके अंदर मैं आपको ना 2-3 बातें और बताना चाहता हूं, उससे आपको आपके
तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद अगली बात को आपको पूछने की आवश्यकता ना हो। वाह। 454 बेलर, 5820 सुपर सीडर, 5418 जीरो टिल सीड ड्रिल, 2918 चॉपर्स और मल्चर्स, 260 हैप्पी सीडर्स, 399 स्ट्रॉ मैनेजर्स। ये एक आंकड़ा केवल। अब मैं आपको दूसरा आंकड़ा देता हूं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। समझ आपने ये आंकड़ा दिया, लेकिन मेरा जो सवाल है, मैं कह रहा हूं काम करना शुरू किया कि केवल मंजूरी मिली? मैं बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं ना भाई। मैं आपको यथार्थ में जवाब दे रहा हूं। 2018 से 2019 के कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो 68.12% की गिरावट आई है पराली जलाने में, जैसे कि 2018 में 4122 थानों पे रिपोर्ट हुई थी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा जी बालमुकुंद जी, मैं आऊंगा ओंकार जी। ओंकार जी मैं आऊंगा, बालमुकुंद जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं जी। बालमुकुंद जी ऑपरेशनल हैं, देखिए ये जानकारी लेनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है रमणीक जी, ये जानकारी निश्चित है कि 195 लाइसेंस दिए गए हैं। रमणीक जी इसमें कोई दो राय नहीं, रमणीक जी विद्वान हैं, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, चीजों की जानकारी रखते हैं। लेकिन बालमुकुंद भाई सब ठीक है, ये सारी बातें ठीक है बालमुकुंद जी, मैं सच्चाई और मैं सत्य और तथ्य को आपके आगे रख रहा हूँ। देखिए आपके तथ्य सही हैं, लेकिन सत्य की बात पे आपको मैं दोबारा बोलना पड़ेगा। तथ्य ठीक होगा आपके, मैं अभी यतेंद्र जी ने मुझे समय दिया, उसका उपयोग कर लेने दीजिए। यतेंद्र जी एक आपने ये पूछा कि 195 यूनिट की स्वीकृति दी गई है जी। मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पूछा और मैं आपका एहसानमंद हूं इस बात के लिए, जिसे मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आपने बिल्कुल पूछा और उसका जवाब नहीं दिया हमारे साथी प्रवक्ता ने। क्या घुमा दिया, आंकड़ों के फेर में घुमा दिया। सुनो मेरी बात पूरी होने दो। वो 150 आप कह रहे हैं क्या अगले 5 साल में लगेंगी, 10 साल में लगेंगी, क्या होगा नहीं होगा? अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में 68.12% की गिरावट आती है तो वो क्या लाभ नहीं है? क्या वो अचीवमेंट नहीं है? बताइए ना बालमुकुंद, आप बताओ बालमुकुंद भाई। एक बार सुनो बालमुकुंद भाई, आप मेरे मित्र भी हो और आप परिपक्व प्रवक्ता भी हो और आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं, रमणीक जी जरा उनको भी अपनी बात करने दीजिए। विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, आप उनका सवाल तो सुनिए ना। आती है तो जी बोलिए बालमुकुंद जी। देखिए मैं पिछले 4-5 साल से क्यों मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं और रमणीक जी से मिलने का मौका भी कई बार मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी प्रवक्ता का, चाहे ओंकार जी हो या मैं हूं, उनका जवाब सीधा सीधा देना पड़ेगा रमणीक जी, क्योंकि वो सरकार में है, उनकी जवाबदेही बनती है। जैसे मैंने आपको बताया था सर, 4 विभाग तो सीधे सीधे जुड़ते हैं पर्यावरण से। एनजीटी खुद में एक बहुत बड़ा इनका वो है, एक सबसे बड़ा अधिकारी एक तरह से मान लीजिए डिपार्टमेंट, और पर्यावरण विभाग है, जनसंपर्क विभाग है, पटवारी कानून को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीआरओ और डिप्टी कमिश्नर है। उसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर, इस विभाग ने क्या क्या एक्शन लिया। और एक और बात, कोई भी प्रशासनिक चीजें हैं यतेंद्र जी, वो कंटिन्यू प्रोसेस का हिस्सा है। कोई सरकार बदल जाओ, ये यूं के यूं रहेंगी संस्थाएं। हालांकि इस सरकार में संस्थाओं को पंगु बना दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं 10-5 पैसे काम करना तो है ना जी उनको, तो वो काम किया। और बहुत अच्छा ओंकार जी ने सवाल किया बायोडिग्रेड के बारे में, मैं भी आपको बताता हूँ यतेंद्र जी, बिल्कुल ब्रीफ में मैं बताता हूँ। कोयला उत्पादन से बहुत बड़ा प्रदूषण होता है बिजली बनाने में। हालांकि बिजली की बहुत बड़ी नेसेसिटी वो कोयले से बनती है बिजली, लेकिन बिजली के और सोर्सेज बहुत हैं। कोयले से भी बनती है, पवन से भी बनती है, सौर ऊर्जा से भी बनती है, पानी से भी बनती है, बायोगैस से भी बनती है। बायोगैस से जब बिजली बनेगी तो पर्यावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। मेरा ये निवेदन प्रवक्ता महोदय से है, क्योंकि वो पार्टी में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कि आपने खुद जाकर के भी सरकार को सुझाव दिया। ये तो हर साल की समस्या है पर्यावरण की, तो फिर किसानों से आपने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप लोगों की, तो आपकी सरकार में कितना हुआ था बालमुकुंद जी? मेरी सरकार इस पर काम कितने कोयले की यूनिट्स थी, कितनी बंद की गई? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी सरकार में क्या हुआ था। मैं आप प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार से पूछ रहे हो, जिन्होंने 6000 एकड़ झज्जर में जमीन दे दी अडानी को, 3000 एकड़ गुरुग्राम में जगह दे दी अंबानी को। आप प्रॉपर्टी डीलरों कैसे पूछ रहे हो? इन्होंने तो एससीजेड के नाम पे 9000 एकड़ जमीन बेचने का काम किया। रमणीक मान जी मेरा टाइम ले रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये प्रॉपर्टी डीलरों की पार्टी कह रहे हैं हमारे को। मैं ये कहता हूँ, मेरी जो प्रॉपर्टी है और रमणीक जी की प्रॉपर्टी की बदला करवा दो, मैं 50 पैसे में बदला करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरी प्रॉपर्टी है वो इनके नाम करा दूंगा, इनकी मेरे नाम आप भी करा देंगे।
वो व्यक्तिगत आप नहीं दे रहे हो, पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कितना किल्ला ले रहा है? अगर मेरी पार्टी प्रॉपर्टी डीलर होगी तो मैं भी पैसे वाला होता। मैं तो बचपन से कांग्रेसी हूँ, मैं तो राजनीति से कांग्रेसी हूँ, तो फिर मैं भी तो पैसे वाला होता। मौका दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विषय पे आते हैं। यतेंद्र जी एक चीज मान के चलिए, हर नागरिक, ना केवल प्रवक्ता के तौर पर मैं कह रहा हूँ, इस देश का हर नागरिक जब 18 साल से ऊपर की उम्र हो जाती है, हमारी जिम्मेवारी सुनिश्चित होती है पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति। हमें प्रकृति से प्रेम करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये सब चीजें कौन जागृत करेगा? सरकार। त्रिवेणी लगानी पड़ेगी, बड़ के पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ लगाइए, इस तरीके के पेड़ लगाइए। ये हमें जागृत करना पड़ेगा। वो चीजें हमें सब कुछ करनी पड़ेगी, और ना केवल यहाँ बात लगाने से, ये करने से कोई, हाँ, सरकार के प्रवक्ता की जिम्मेदारी बनती है उसको सच बोलना चाहिए। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, हमारे से तो 10 चीजें और बता देंगे। सरकार के क्या, वो तो आप पर भी लागू होता है वाल्मुकुंद जी। किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, सच बोलने की तो जिम्मेदारी सभी की होती है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, रमणीक जी की बात आपने सुनी, वो दावा कर रहे हैं कि पिछले सालों की तुलना में अगर आप देखें 68% यानी 68% पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसमें कमी आई है। तो क्या लगता है कि सच में हरियाणा सरकार ने इतने सारे काम किए, इतनी कमी आती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए ऐसा है कि जो अभी कोविड का टाइम है, इसकी वजह से प्रदूषण तो वैसे ही कम, एक्टिविटी सबकी कम हो गई। अब इन आंकड़ों को आप लेके आप कहें कि आपने प्रदूषण कम कर दिया है, तो मैं उस चीज से सहमत नहीं हूँ। नहीं सर, मैंने आंकड़े दिए 2018 और 2019 के कंपैरेटिव ईयर ऑन ईयर, 2018 और 19 का। कोविड तो 2020 में आया साहब, मैं तो 18 और 19 के आंकड़े बता रहा हूँ। थोड़ा आपको जजमेंट में, मेरे ख्याल है आपको सुनने में फर्क रह गया। मेरा निवेदन है, मैं दोहराता हूँ, पिछले 2 साल के आंकड़े दिए संजय जी ने, तुलना में 4122 2018 में आग की घटनाएं हुई, जलाने की, पराली जलाने की, जबकि 2019 के अंदर 1314 जगह ये पाया गया पराली जलाने का काम। तो ये 2018 और 19 का कंपैरेटिव एनालिसिस है ईयर ऑन ईयर, जिसमें 68.12% की गिरावट आई। अब कोरोना काल का, अभी इस साल का डाटा तो आना बाकी है सर। अच्छा, लेकिन प्रदूषण फिर भी 2019 में बहुत अधिक था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी सर 2018 से 68% कम था, लेकिन 68% कम किया। इसके लिए किसान भी साधुवाद के पात्र हैं, मुबारकबाद के पात्र हैं। आप सरकार को इस बात का श्रेय ना दीजिए, आप कम से कम किसानों को तो श्रेय दीजिए कि उन्होंने 68% ऐसे पराली जलाने का काम कम किया। सरकार ने प्रबंधन किया। मैंने जैसा आपको बताया 2018 और 2019 के अंदर 24,705 मशीनें प्रोवाइड करने का, मुहैया कराने का सरकार ने काम किया। आप सरकार को इस बात का बेशक ना दीजिए, कम से कम किसानों को तो सराहिए। कम से कम उन्होंने तो एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस के अंदर गए, चाहे बेलर हो, सुपर सीडर हो, जीरो टिल जीरो ड्रिल के माध्यम से हो, चॉपर्स, मल्चर्स हो, ओमकार जी जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, चले मैं रमणीक जी की बात मान लेता हूं कि 68% कम हुआ किसानों का, लेकिन आंकड़े दूसरी तरफ भयावह स्थिति पैदा करते हैं कि जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी वजह से प्रदूषण और बढ़ रहा है। देखिए आपने दिलचस्प फैक्ट, चलिए यतेंद्र जी आपने ये पूछा, मैं लूंगा रमणीक जी, पहले ओमकार जी को भी बोलने दीजिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। मेरी सबसे पहले हाथ जोड़ के बेनती है, मेरे प्रवक्ता भाई रमणीक मान जी 5 मिनट के लिए चुप करके सुन ले, मेरी बेनती है। मैं चुप करने के लिए थोड़ा आया हूं, मैं तो बोलने के लिए आया हूं भाई। अरे भाई फिर आप भी बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। अच्छा आप बोलिए अपने समय पर। नहीं, आप अपनी बात रखिए ओमकार जी। आप मेरे को नाम लेके एड्रेस कर रहे हैं, अपनी बात कहिए ना। देखिए इस तरह से करेंगे क्योंकि बड़ा गंभीर मुद्दा है, चाहे कोई भी हो, कोई आम आदमी, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी इस मुद्दे से प्रभावित है। तो मुझे लगता है कि सही से चर्चा हो जाएगी तो बात सरकार के कानों तक, अधिकारियों के कानों तक पहुंचेगी। जी, आप भाई ने मेरे को एड्रेस कर रहे हैं, मेरा उत्तर देना बनता है। हाँ, तो पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद पूरी बात रखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा रमणीक जी। जी ओमकार जी, ऐसा देखिए, आज जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, जिससे हमारे सबके जीवन और सबसे परिवार जुड़े हुए हैं जी। ये छोटा मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाई आंकड़ों के खेल में जनता को उलझा के उनका पेट नहीं भर सकते। धरातल पे आके देखिए, धरातल पे देखिए इनकी क्या पोजीशन है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं उद्योगों को ताला लगा दिया, ये कोई समस्या का समाधान है। FIR दर्ज करा दी, ये समस्या का समाधान है। आप इनका प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए, प्रॉपर मशीनरी उपलब्ध कराइए। आप कह रहे हैं हमने इतने 1000 करोड़ लगा दिए, इतने 1000,
आप आंकड़ों के खेल में ना उलझाइए। अनपढ़ पटवारी बस्तावारी, हम तो भाई अनपढ़ हैं। बड़े किसानों की बातें हो रही हैं। ऐसा मेरे को बात अपनी खत्म कर लेने दीजिए, मेरे को बात खत्म कर लेने दीजिए। ये सफेद झूठ बोल के बात बनने वाली नहीं है। जब स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारा आंकड़ा लेवल कहां पे जा रहा है, कितना प्रदूषण 2019 में था, कितना 2018 में, तो ये तो मापने योग्य चीज है ना। आप उसके ऊपर कह रहे हैं कि 68% हमने कवर कर लिया। आज अगर इनकी सरकार चली गई और दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, ये अगले दिन खड़े हो जाएंगे, कहेंगे 100% प्रदूषण बढ़ गया। ये मतलब इनकी ये पोजीशन है। ये 1000 बार झूठ बोलकर यही तो राजनीति है, साबित करना करते हैं। आप सही मायने में अगर जनता का भला चाहते हो तो आप डिग्रेडेबल का प्रबंधन कीजिए, मशीनरी दीजिए, किसान को मशीनरी दीजिए, उद्योग को अगर प्रदूषण है उसको प्रदूषण को खत्म करने के काम कीजिए, उद्योग को ताला ना लगाइए। इससे हजारों लोगों के काम बंद हो जाएंगे, रोटी रोजी बंद हो जाएगी। आप ज्यादा, इन्होंने एक प्रोविजन लगा दिया कि किसान की पराली जलाने का बताने वाले को 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। देखिए ये भी कोई बात है, 1000 रुपये इनाम उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो पराली जलाने वाले की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मेरी इनसे यतेंद्र भाई बात करना चाहते हैं। यदि इनकी बात हो गई हो तो मैं निवेदन, मैं इनकी बात का उत्तर दूंगा, मैं यहाँ वहां की बात नहीं करूंगा जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इनकी बात का उत्तर दीजिए आप। बिल्कुल पिन पॉइंटेड उत्तर दूंगा। सुनिए अब जरा ओंकार जी, आपने मेरे को एड्रेस करके कहा, मैं आपको एड्रेस करके कहता हूं साहब। सुनिए अब आपकी पहली बात, मशीन्स प्रोवाइडेड पिछले 2 साल में, आपने बोला ना कि ये तो आंकड़ों की बात, वेरीफाइबल बात, ये वेरीफाइबल बात है भाई। मैं आंकड़ा बताता हूं आपको, नंबर बताता हूं, आप नंबर दोबारा सुनिए। 4122 बनिस्पत 1314, 68.12% निकलेगा। गणित है, कैलकुलेटर पे करो, पता लग जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब इन्होंने कहा कि साहब मशीन्स प्रोवाइड कीजिए, तो मैं बताता हूं पिछले 2 सालों में 24,705 मशीनें प्रोवाइड की सरकार ने, इसलिए ये आंकड़ा जो प्रदूषण का नीचे आया। नंबर 3 बात, आपने कहा कि मशीनें इस बार भी प्रोवाइड कीजिए, तो मैंने आपको बताया कि 1500 सीएचसी के माध्यम से 16,647 मशीनें इस साल उपलब्ध हैं, जिनके लिए 21 अगस्त तक 11,311 किसानों ने अप्लाई किया। ये होगी फैक्ट की बात, ये वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं। अब कहते हैं साहब, अभी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं अरे उद्योग भी तो प्रदूषण करते हैं, उनको बंद करो, उन पे कार्रवाई करो। ओंकार सिंह जी कहते हैं बंद करने की बात नहीं कर रहे हम। बंद करने से क्या होता है? अरे भाई कैटलिस्ट कन्वर्टर लगते हैं, चाहे उसके अंदर एसटीपी लगाना पड़े, चाहे उसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट लगाना पड़े। प्रदूषण केवल एक किस्म का नहीं होता कि धुएं का प्रदूषण है। जैसा कि हमारे साथ संजय जी हैं, डॉक्टर संजय मेहता जी ने बताया, एसपीएमएस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, पीएम 2.5 है, उसके अलावा हमारे पास डस्ट के अलावा ये स्मोक है, स्मॉग है, पानी का प्रदूषण है, 250 किस्म का प्रदूषण है। और विभिन्न समय के ऊपर, चाहे वो नदियों के साफ करने का काम हो, चाहे वो पराली के ऊपर जलाने के ऊपर रोकथाम लगाने का काम हो, चाहे जो एफ्लुएंट्स हैं उनको ट्रीट करके पानी के अंदर मेन स्ट्रीम में डालने का काम हो, चाहे रिसाइकल्ड वाटर को यूज करने का काम हो, हर एक काम के ऊपर सरकार का फोकस है, हर एक चीज के ऊपर सरकार प्रतिबद्ध है। एक स्वच्छ और एक अच्छा हरियाणा देने के लिए, हरियाणा वासियों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरे से पहले अभी आपने इतनी बातें करी, आप अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहते हो, आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहती है। आप अपने समय में किसानों की पराली के प्रबंधन के लिए आपने क्या किया वो बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, ये आंकड़े तथ्य हैं, ये आंकड़े साबित करते हैं कि हरियाणा सरकार ने गंभीरता से इस विषय को लिया। ठीक है, उसको काबू ठीक है, करने का नियंत्रण। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बालमुकुंद जी, क्या आपको लगता है कि जो नगर निगम और डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी एक बड़ी भूमिका होती है? क्योंकि काफी कुछ काम उन लोगों को करना पड़ता है, जैसे सड़क की धूल हो, कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो धूल उड़ती है, कि क्या ऑटोमेटिक मशीनें कहीं दिखाई दे रही है आपको हरियाणा में? क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि काम चोरी एक बड़ी वजह प्रदूषण के पीछे मानी जाती है कि ये साफ सफाई या धूल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत बड़ी आपने बात की है, ये इसका भी सारांश आएगा, ये निकल के आएगा। मैं तो बल्कि ये चाहता था अपनी तरफ से, मेरी भी 2 मिनट आप संजय जी को दे देते, क्योंकि वो उनको कम समय मिला, वो पर्यावरणविद हैं, उनको चीजों का, तथ्यों का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, वो जानकारी है बारीक से बारीक महीन चीजों की। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नगर निगम, नगर परिषद जो शहरी क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन का काम है, जिस तरीके से धूल उठती है, अब पतझड़ में पत्ते सड़क पर गिरेंगे, फिर उसमें बारिश आ जाएगी या पानी पड़ जाएगा, नाली में जाएंगे, बदबू भी आएगी, वो बदबू भी दुगना तिगुना प्रदूषण फैलाती है। उसके बाद उसमें कहीं इकट्ठा करके आग लगा दी जाएगी। पार्कों में बुरा हाल है, ये बड़े बड़े जो पार्क जहाँ हम खेलने के लिए जाते हैं, चलो कम से कम बालमुकुंद जी आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये बात तो मान ली
कि पराली प्रबंधन के अंदर पिछले साल जो 2 साल निकले 18 और 19 के ईयर ऑन ईयर बेसिस में 68.5% की गिरावट आई है। आपके सुझावों के लिए धन्यवाद, इसको भी संजीदगी से लेंगे और जो इसके अंदर कहीं कमी रहेगी उसको भी सुलटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका धन्यवाद, आपने भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार के ऊपर इतना एतबार किया कि कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं, हम करेंगे, क्योंकि यदि आपने जो व्यवस्थाएं बना के रखी होती है अपने में तो ये चर्चा ही ना हो रही होती है। कमाल है जी, यतेंद्र जी, आज आपने सारा समय इनको दे दिया, ये हमारे बीच में ऐसे बोलते, बताओ मैंने ये सब ही न्यूज किए, मैंने कोई गिरावट की बात नहीं करी। मैं देखिए, मैं तो आपने दूसरी आपने जब इसको चैलेंज नहीं किया, इसका मतलब आपने मान ली। देखिए, मैं तो समय आपको भी दे रहा हूँ बाल मुकुंद जी, मैंने तो आपको रोका नहीं बीच में, आपको रुकने नहीं चाहिए, आपको अपनी बात पूरी कहनी चाहिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए आदमी सीनियरिटी जूनियरिटी कहाँ बनती है। अगर मैं ऐसे इस तरह की बात करने लग जाऊंगा तो जो लोग पूरा हरियाणा हमें देख रहे हैं, जो लोग 5-5 साल से हमें लग रहा है कि ये डिबेट कर रहे हैं, बाल मुकुंद शर्मा बोलेगा, कुछ हम सुनेंगे, कांग्रेस का प्रवक्ता, इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता, मेरी जो प्रदेशाध्यक्ष है कुमारी शैलजा, आप अपनी बात अभी भी नहीं कह रहे, आप अपनी बात अभी भी नहीं कह रहे। देखिए, मैं बताता मैं आऊंगा बाल मुकुंद जी, क्योंकि मुझे संजय जी से ही बात करनी है, क्योंकि संजय जी आपने भी कहा कि बड़ी महत्वपूर्ण बात कहेंगे। संजय जी, प्रदूषण का खलनायक कौन? क्या खलनायक एक राजनीतिक पार्टी के नेता माने जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप में सारा समय बर्बाद कर देते हैं, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो मुद्दे नहीं, या नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो कर्मचारी जो काम चोरी करते हैं, जिनको काम ईमानदारी से करना चाहिए वो नहीं करते, और पराली के ऊपर सारा दोष डाल देते हैं? बिल्कुल, संजीदगी जो है ये मैं देख रहा हूँ, संजीदगी पूरी नहीं है, ना बहस में है। मैं ये एक बात कहना चाहता था कि जो गरीब किसान जो है जी, उसके पास मशीनों से ये सोल्यूशन नहीं हो पाएगा जी। उसके लिए अभी IRA के साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन निकाला है कि पानी में घोल के गुड़ और आटे के साथ कुछ गोलियां हैं फंगस की, पराली का जो खाद बनाने का काम स्प्रे कर दी जाए इनकी सब्र के ऊपर, तो हफ्ते 10 दिन में उसकी खाद बन जाती है। जी जी। तो ऐसे जो सिंपल सॉल्यूशंस हैं, इनको हम क्यों नहीं प्रमोट कर रहे, इनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हम। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि किसी सरकार ने उस पर काम किया है? क्योंकि ये रिसर्च तो आई थी, ये पूसा इंस्टीट्यूट के लोगों ने भी बोला था इस तरह के कैप्सूल बनाए गए हैं। ये नेतृत्व है जिन्होंने कि ये सजेशन किया है, और उन्होंने बल्कि एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है कि हमारी फौज के लिए उन्होंने थर्मल प्रूफ कंप्रेस्ड पराली से उन्होंने छतें और घर बनाए हैं वहां पे। जी बिल्कुल। और उसके लिए अभी उनकी इतनी और डिमांड है, तो हम क्यों नहीं अब अपनी अटल जी की टनल के थ्रू उनको ये सब सप्लाई भेजी जाए वहां पर, हमारे फौजियों को उनको और सपोर्ट दी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पे। तो यहाँ पर जो चीज हम जला रहे हैं, हम उस चीज का वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। और तीसरी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप मेहता साहब, अपनी तीसरी बात पूरी कीजिए संजय जी। बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तीसरी बात जो हमारी सरकार, रमणीक जी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, तो मैं आपके पास आऊंगा कि पराली की कमी रहेगी, डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, पराली की कमी रहेगी। बात कह रहा हूं संजय जी को कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी यही एक सलाह दी थी कि क्यों नहीं हम उसकी एक कीमत लगा दी जाए, जो किसान काट के पराली देगा उसको उसकी कीमत मिलेगी, अपने पैसे को कौन किसान जलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब रमणीक जी, अब ये बातें आ गई, इसमें जो बड़ी बात है कि जिस तरह के कैप्सूल बनाए गए हैं, क्या हरियाणा सरकार उनका प्रयोग कर सकती है? अगर कर सकती है तो वो उनकी, मुझे लगता है कीमत भी ज्यादा नहीं होती, 2, 4, 5, 6 रुपए का एक कैप्सूल शायद पड़ता है, जो सामने आया है जो खबरों के थ्रू। और दूसरा जो कह रहे हैं कि निस्तारण के लिए एक मांग आई थी शायद कुछ साल पहले कि 3,000 प्रति एकड़ या 4,000 रुपए प्रति एकड़, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो क्या सरकार ने इस मामले में कुछ किया या केवल FIR किसानों पर? यतेंद्र, धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं उसका उत्तर देता हूँ। पहली बात तो जो प्रोत्साहन राशि है वो 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिल रही है, और इसको अगर आप दूसरी तरह ले तो 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया जा रहा है, और इसके तहत 453 करोड़ रुपए वितरित भी किए गए। पाएगा क्या उनका? क्योंकि पराली का खर्चा तो ज्यादा आता है निस्तारण के लिए। नहीं, CHC के प्रैक्टिकली सरकार नहीं सोच सकती है क्या? वो अधिकारियों के भरोसे जो अधिकारी तय कर देंगे बिना जमीनी हकीकत को जाने, वही सब चलता रहेगा। देखिए यतेंद्र, धन्यवाद, प्लीज बात सुनिए, मैं आपको जो कह रहा हूँ, मैं आपको तथ्यों के आधार पर बात बता रहा हूँ कि 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से
ये राशि दी जा रही है और दूसरी तरफ 1000 प्रति एकड़ के हिसाब से दी जा रही है, जिसके तहत 453 करोड़ रुपए, जिसके ऊपर 453 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये पिछले साल 370 डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ था, इस साल 370 से बढ़ा के 453 करोड़ किया है। और ये इसी के अंदर आता है, चाहे वो कैप्सूल 6 रुपए का कोई लेके उसको इस्तेमाल में ले ले, चाहे वो सीएचसी के माध्यम से मशीन हायर करके बेलर, सीडर, मल्चर को यूज करके अपनी पराली का मैनेजमेंट कर ले। ये सारी चीजें किसान के अपने विवेक के ऊपर है। निरंतर सरकार के माध्यम से और जो हमारे साथ पर्यावरणविद हैं और जो हमारे पास साथ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनके माध्यम से इस बात की जागरूकता, इस बात का ज्ञान जो है किसानों को दिया जा रहा है कि बालमुकुंद जी, रमणीक जी कह रहे हैं कि सारी चीजें की जा रही है सरकार की तरफ से, प्रति एकड़ किसानों को मुआवजे जो भी है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जागरूकता की भी बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, जागरूकता की सच में कमी है या जो सरकार कर रही है उसमें कुछ कमी है? आखिरकार पराली जलती क्यों है, जल क्यों रही है इतना कुछ करने के बाद भी? 2 साल ईयर ऑन ईयर बेसिस में 68% की गिरावट ना आती। जागरूकता की कमी नहीं है, ना ही उपकरणों की कमी है। 16,300 कुछ उपकरणों के एवज में 11,311 उपकरणों की मांग की गई है 21 अगस्त तक। जागरूकता की कमी नहीं है। और ये जरा क्योंकि समय कम है मेरे पास, 1 मिनट बाकी, अपनी अपनी बात खत्म कीजिए कि और अच्छे इसके रिजल्ट बाहर आएंगे और अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। आपने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई क्या? ये पंजाब में समस्या थी या दिल्ली में समस्या है? आपने कभी हरियाणा में सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कोई पत्र लिखा क्या? भाई 1300 कोई पत्र लिखा क्या? बिल्कुल, राजनीतिक मामलों पर ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे बड़े मुद्दे जो आम लोगों से जुड़े हुए उन पर भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर निस्तारण करना चाहिए, क्योंकि आम जन से, एक एक व्यक्ति से, एक एक प्राणी से ये जुड़ा मुद्दा है। ओंकार जी, क्या मान रहे हैं कि खलनायक कौन है, पराली या फिर उद्योग, किसको मानेंगे? जी ठीक है, मैं आऊंगा क्योंकि समय नहीं है। जी सर्वदलीय बैठकों को आप अटेंड तो करते हैं। ऐसे विद्वान लोगों को बुला करके सलाह ले, सर्वदलीय बैठक बुलाए। कुमारी शैलजा जी से सलाह की बात है, इंडिया में किसान की एवरेज होल्डिंग सिर्फ 2.5। ठीक है रमणीक जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, किसको खलनायक मानते हैं प्रदूषण का? केवल एक लाइन में, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। सरकार को। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, खलनायक कौन है? जी ठीक है, हाँ रमणीक जी। देखिए यतेंद्र, मल्टीपल रीजन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और इस बात की तस्दीक हमारे साथ जो पर्यावरण डॉक्टर संजय मेहता वो करेंगे, इस बात की तस्दीक। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इस बड़ी बहस में प्रदूषण पर बात हुई और केवल यही बात निकल कर आई कि केवल पराली या किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जाती है वो एकमात्र कारण नहीं है। कई सारे कारण ऐसे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। एक सुझाव ये भी आया कि सरकार को जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, खासकर प्रदूषण, जो बड़े समय में और भयंकर रूप ले सकता है, जिसकी वजह से कोरोना जैसी महामारी और ज्यादा फैल सकती है, तो उसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और जो इस मामले से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उनके सुझावों पर भी काम जमीनी धरातल पर जरूर होना चाहिए। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही।